साथियों, मेरी उम्र 42 साल है और 42 साल में 24 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं। ये मेरी कहानी है। मैं सबसे पहले बाबा साहब के बारे में मैं बताऊं। कभी एक साथी ने कहा कि बाबा साहब का बराबरी कोई नहीं कर सकता है। अरे भाई, कोई इंसान क्या, मैं तो भगवान अपने माता पिता को मानता हूं और मेरे माता पिता भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, तो कह सकते हैं कि संसार में बाबा साहब का बराबरी भगवान भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए साथियों, आप सभी को हिंदी दिवस के अवसर पे मैं कुछ बात आपको रखना चाहूंगा कि देश आजादी के बाद कुछ विद्वान ने, खास करके दलित भाई जो हमारे एससी हैं, उनसे पूछे कि ये आप बताओ कि अभी आजाद भारत आपके लिए अच्छा है या अंग्रेज का समय अच्छा था। तो उन्होंने कहा, गौर से सुनिएगा, कि अंग्रेज का जो समय था उससे पहले हम अति पिछड़ा ओबीसी आदि मानव थे, और जब अंग्रेज का समय आया तो हम थोड़ा मानव बने, क्योंकि हमें पढ़ने का अधिकार मिला, हमें बराबरी में बैठने का अधिकार मिला और हमें कपड़ा मिला। तो हम आदि मानव थे और आदि मानव से हम मानव की ओर बढ़े। लेकिन आज आजाद भारत में जिस समय हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए संविधान बना के दिए कि पूरा मानव तुम बनो, लेकिन ये मायने में ये संविधान के द्वारा जो दिए हुए अधिकार है वो आज हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। आज मानिए कि आपके लोग आज भी आदि मानव हैं। अब इससे ज्यादा और क्या सोचने की बात है। आज यहाँ पे एक मंच सभा का आयोजित किया गया है। यहाँ पे जो उपस्थित हैं, ये मान लीजिए कि आप मानव हैं, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा इस अगल बगल में लोग रहते हैं। हमारे लोग यहाँ पे ज्ञान फ्री में मिल रहा है, पंडाल के नीचे बैठने का जगह मिल रहा है, कुर्सी पे बैठने का जगह मिल रहा है, फ्री में ज्ञान मिल रहा है। लेकिन आज भी हमारे लोग फ्री में ज्ञान लेने के लिए भी नहीं बैठ पा रहे हैं, आज उतना समझदार नहीं है। तो इसलिए साथियों, एक तो सबसे पहले जरूरी है कि अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसको काबिल बनाइए, और सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा। इस देश में एक चालाकी के तहत आपके आने वाले नस्ल को बर्बाद करने के लिए कुछ लोग आ चुके हैं साथियों, और इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब ने कितने लड़ाई लड़कर आपके लिए संविधान बना के दिया, उसमें आरक्षण का व्यवस्था करके दिया। आज देखिए सरकारी नौकरी कहां है। इस देश में देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए 100 लोगों में 9 लोगों का व्यवस्था सरकारी नौकरी का होना था, लेकिन आज 9 लोगों में सिर्फ 3 लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, 6 लोगों का नौकरी को ही समाप्त कर दिया गया। तो ये आज हो रहा है। आज हमें लगा कि मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, पिछड़ा दलित का बेटा है, चाय बेचने वाले का बेटा है, हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन वो तो आरएसएस का गुलाम है, वो क्या करेंगे। तो हमें मालिक बनना है, गुलाम नहीं बनना है साथियों, हमें मालिक बनना है। आज हमें भी ऑफर दे रहा था कि अपनी पार्टी भी लेकर लीजिए और 2025 में मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप हमारे साथ आ जाइए। हमने कहा कि हमारा छोटा ही झोपड़ी सही, लेकिन अपने महलों में रहूंगा और छोटा महलों में रह के ही अपनी काम करूंगा। मुझे शौक नहीं है कि आपकी गुलामी करने का, और आप कहो तो उठे और आप कहे तो बैठे नहीं। हम अपने लोगों को जागरूक करेंगे, संघर्ष करेंगे। आज बिहार में तो बता दिया ना कि एक मछली मारने वाले का बेटा भी बिहार के राजनीति में खड़ा हो सकता है और राज कर सकता है। तो इसलिए साथियों, बाबा साहब ने दिखा दिया। आज 140 करोड़ का जनसंख्या है पूरे भारत में। उन्होंने जो अकेले पूरे भारत के लिए जो किए, पूरे भारत के लोग आज भी उतना काम करने के लिए तैयार नहीं है और वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आप भी बाबा साहब के रास्ते पे चलकर आप भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि समय नहीं है।
बहुत कुछ उनके बारे में बोलना था। आपको एक तालाब में पानी पीने का इजाजत नहीं दिया जाता था, यह इजाजत बाबा साहब ने आपको दिया। एक कुआं में पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था साथियों। उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितना मेहनत किया, तब जाके आज इस जगह पे आप खड़े हैं। और आपको हर मंच पे आपको राजनीति के तौर पे भी सोचना पड़ेगा। जब तक शासन प्रशासन सिस्टम सरकार में आप नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला साथियों। क्योंकि मैं सरकार में रह के आया हूं। हमारे विभाग में एससी एसटी के लिए 15% बजट बनाया जाता था कि हम इनके उत्थान के लिए काम करेंगे। जब मैं विभाग में मंत्री बना तो 6 साल से ये 15% पैसा हर साल लैप्स हो जा रहा था, उस पर योजना नहीं चल रहा था हमारा। जबकि विभाग का सचिव हमारे एससी से आते थे, उसके बाद भी योजना नहीं चल रहा था। हमने कहा भैया क्यों नहीं चल रहा है? तो सर इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस पे लोग परेशान किया जा रहा है, इसको नहीं चला जा रहा है। जबकि अगर 1000 करोड़ का बजट है तो 150 करोड़ रुपया एससी एसटी के लिए हमें खर्च करना था। उसमें खर्च क्या करना था? गरीब माता बहन को बकरी पालन के लिए बकरी देना था, पशु पालन करने वाले माता बहन को उसको पशु पालने के लिए देना था, शुगर पालने वाले को शुगर पालने के लिए देना था। 150 करोड़ रुपया खर्च करना था हर साल, लेकिन 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा था। क्यों नहीं खर्च हो रहा था? क्योंकि उनको पता है कि ये पैसा बड़े लोगों में खर्च करेंगे, 20% 30% हमको कमीशन मिलेगा। और जब जहां दलित है वहां पे अगर हम उसको शुगर देंगे, गाय देंगे, भेड़ी देंगे, बकरी देंगे, वहां से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। वो पैसा को डाइवर्ट करके वो दूसरे योजना में खर्च कर देता था, जहां से विभाग के लोगों को, पदाधिकारी को कमीशन मिलता था। 25 से 30%, 50% तक कमीशन मिलता था। हमने लड़ा और हमने कहा कि सारे के सारे पैसा खर्च होना चाहिए और नई स्कीम लाइए। शुगर, पशु जितने भी फ्री में जो 100% योजना जो चल रहा है, खास करके एससी एसटी के लिए, वो काम चालू कीजिए। हमने चालू कराया। हमने 10 लाख पशु को पूरे बिहार में एससी एसटी या पिछड़ा ओबीसी के लिए हम लोगों ने अनुदान पे 90% अनुदान पे देने का हमने निर्णय किया। इसलिए किया क्योंकि मैं खुद एक पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित का बेटा मैं हूं और मुझे पता था कि मैं यही काम करने के लिए आया हूं। आज मैं मुंबई के बेहतर जिंदगी को छोड़कर, ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर मैं बिहार आया हूं, तो एक ही मकसद है, हम अपने लोगों के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। अगर मुझे बेहतर जिंदगी जीना होता, पैसा ही कमाना होता, तो मैं मुंबई जैसे बेहतर जिंदगी को छोड़कर बिहार नहीं आता। मैं आज यहाँ पे आया हूं अपने लोगों को मदद करने के लिए। आज इसलिए आपके बीच में मैं आज संघर्ष करने के लिए उतरा हूं। और जब भी इतिहास गवाह है, जब भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी, दलित, जब भी समाज से कोई भी बेटा निकलेगा, उनको लोग परेशान करेंगे। हर कोई, आप देख लीजिए उदाहरण, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आज इनको लोग क्या कह रहे हैं? पलटू राम। आप उनको चैन से काम करने नहीं दे रहे हैं, और जब उन्होंने सही निर्णय लिया तो आप इस तरीके का नाम दे रहे हैं। तो उन्होंने, आज मैं आपको कह सकता हूं, देखिए मेरी राजनीति अलग है, माननीय मुख्यमंत्री जी का राजनीति अलग है, आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी का राजनीति अलग है। हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, हमारी आपस में लड़ाई हो सकता है पावर में आने के लिए, लेकिन हम सब एक हैं। जब भी अगर जरूरी पड़े तो उनके साथ खड़ा हो जाइए भाई। बताइए, 2 महीना पहले, 1 महीना पहले भाजपा के साथ सरकार था तो बिहार में जंगल राज नहीं था, और भाजपा नहीं है तो आज बिहार में जंगल राज आ गया। भाई परिवर्तन क्या है? परिवर्तन क्या हुआ? 1 महीना पहले भी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे, आज भी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में जेडीयू के विधायक पहले भी मंत्री थे और आज भी मंत्री हैं। सिर्फ फर्क इतना ही है कि भाजपा का कुछ मंत्री पहले जो विधायक थे वो मंत्री थे, वो अग्निवीर के योजना के तहत अभी वो रिटायरमेंट ले लिए हैं, और आरजेडी के विधायक नई वैकेंसी के तहत वो आज बिहार में मंत्री बन गए। सिर्फ फर्क इतना ही है, मतलब एक नाखून इतना फर्क है। और बिहार में भाजपा का नेता का हर मुंह से सुनिए तो कहेगा कि जंगल राज आ गया,
मैं तो भाजपा का नेता को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अरे भैया आपकी लड़ाई होगा नीतीश जी को हटा के सत्ता लेने का, वो आप लड़िए, अच्छा काम कीजिए, वो मिल जाएगा। लेकिन एक काम तो मत कीजिए कि बिहार को बदनाम करने का काम मत कीजिए। क्योंकि मैं जब मुंबई में रहता था तो लोग कहते थे कि सही में मुकेश जी आपके बिहार में जंगल राज है। मौला यार ऐसी तो कोई बात नहीं है, जब भी हम बिहार जाते हैं तो अच्छे से जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपके बिहार के बाहर आपका छवि खराब किया जा रहा है। और इसी का कारण 2005 के बाद जो भारत में दुनिया में एक विकसित, हर राज्य विकसित होने लगा, उस समय में आपके बिहार में बड़े बड़े उद्योगपति नहीं आए। इसलिए नहीं आए क्योंकि बिहार को बदनाम करके लोगों ने रखा था। और आज भी लोग चाहते हैं कि बिहार को बदनाम करके रखें, पिछड़ा राज्य बना के रखें, ताकि लोग, आज लोग क्या चाह रहे हैं, 5 किलो चावल को ही विकास मानने लगे हैं। आज आप लोगों के घर पर 5 किलो चावल मिल जा रहा है तो आपको लगता कि यही विकास है? आप बता दीजिए कि आज हमारा भारत कहां पहुंच गया है। आज हम कितना गरीब हो गए हैं कि हम 5 किलो चावल पे निर्भर हैं, 5 किलो चावल को ही विकास मान रहे हैं, अपने बच्चे के लिए नौकरी की बात नहीं कर रहे। तो साथियों, ये आपको गुलाम बनाया जा रहा है। आज हमें चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे के लिए नौकरी चाहिए। इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा साथियों। आज बड़ी चालाकी से, पहले तो संविधान में आरक्षण हमें क्यों मिला? आरक्षण हमें, हम गरीब है इसलिए आरक्षण हमें नहीं मिला। हमें आरक्षण इसलिए मिला कि हमारे लोग कलेक्टर नहीं बन पा रहा है, हमारे लोग एसपी नहीं बन रहा, हमारे लोग दरोगा नहीं बन रहा, तो प्रतिनिधित्व देने के लिए हमें आरक्षण दिया गया था। लेकिन आज परिभाषा बदल दिया, संविधान को मूल बदल दिया और यहां पे आर्थिक आधार पे आरक्षण लागू कर दिया गया। अरे भैया, हम विरोध नहीं करते हैं कि आर्थिक आधार पे स्वर्ण जाति को आरक्षण आपने दे दिया। हम भी मानते हैं कि देश में जो लोग गरीब है उसको सरकार से आरक्षण मिलना चाहिए, व्यवस्था मिलना चाहिए। लेकिन वो क्या, एससी एसटी ओबीसी का बच्चा कहां जाएगा? आप देश की जनगणना कीजिए, जिस जाति का जितना संख्या है उस जाति को उतना परसेंटेज नेतृत्व दे दीजिए। आप वो नहीं करेंगे। अरे भाई, हमें तो आरक्षण नहीं मिला है गरीबी के आधार पे। हमें तो आरक्षण अगर एससी एसटी को मिला है, ओबीसी को मिला है, तो नेतृत्व देने का आरक्षण मिला है, आर्थिक आधार पे आरक्षण नहीं मिला है। अगर आरक्षण देना है आर्थिक आधार ही सही, तो पूरा भारत को जनगणना कीजिए, हर जाति धर्म को गरीबी के आधार पे आरक्षण दीजिए। और ये भी आरक्षण क्या, महीने में 60,000 रुपया कमाने वाले को आरक्षण, और 3,000 रुपया, 5,000 रुपया महीना कमाने वाला मछुआरा दिन भर मछली मारता है, 8,000 रुपया कमाने वाले को, साल महीने का कमाने वाला, और 12 महीने में 96,000, यानी कि 1 लाख रुपया नहीं कमाते हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन जो 8 लाख कमाएंगे उनको आरक्षण मिलेगा। तो इसलिए साथियों, संघर्ष कीजिए। आज मैं भी संघर्ष करने के लिए उतरा, मेरे साथ भी बुरा हुआ, मेरी पार्टी को तोड़ दिया, मेरे विधायक को खरीद लिया, फिर भी मैंने कहा कि मैं लड़ूंगा। ये विधायक के दम पर मेरी पार्टी नहीं है, हमारे लोगों के दम पर यह हमारी पार्टी है, और हम लड़ेंगे और उस जगह पे पहुंचेंगे। और हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने बोछा में सबको बोलती बंद कर दिया। लोग मेरे साथ है, हमारे लोग हमारे साथ है, और आने वाले समय में इंकलाब करेंगे। और बिहार में जो लोग हमें गुलाम बनाना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को आप दूर भगा के रखिए साथियों। और क्लियर है, गुलाम बना के कौन रखना चाहता है? इस देश में आरएसएस का काम है, इस देश का ओबीसी, बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा लोगों को गुलाम बनाने का। और जो आरएसएस के एजेंडा पे जो भी पार्टी इस देश में चलेगा वो आपका दुश्मन है। और 20-30 साल पहले ये जो आज भाजपा है, ये इसको आप लोग अछूत मानते थे, लेकिन क्या कारण है आप उसको अपना भाई मानने लगे हैं? भाई, ये वही भाजपा वाले हैं। जब आपको ओबीसी का आरक्षण मिला था, जब बीपी मंडल जी के द्वारा आरक्षण हमें मिला था, मंडल कमीशन लागू हुआ, तो यही लोग थे जो कमंडल लेके रोड पे चलने लगे थे। ये सरकार उस समय में गिरा दिए थे, और ये आज आपका हितैषी हो गया। तो आरएसएस के द्वारा कोई भी संगठन
वो आपके आने वाले पीढ़ी को आगे नहीं पहुंचाएगा, वो आपके आने वाले पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए बैठा है साथियों। इसलिए जो आरएसएस करना चाहता है, जो आरएसएस सोचना चाहता है, आप उसका विपरीत में चलिए साथियों। इसलिए साथियों मजबूती से आप लोग काम कीजिए, अपने लोगों के लिए काम कीजिए और इस तरीके से विचार मंच हमेशा बनाते रहिए। और राष्ट्रीय विकास संगम के बैनर तले जो कार्यक्रम हो रहा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खास करके प्रोफेसर साहब सभी लोग आए हैं यहाँ पे, उन लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बात तो बहुत सारा रखना था, एक एक चीज पे रखना था, समय नहीं है। आप लोग भी भूखे हैं, हम भी भूखे हैं। थोड़ा वो लोग कहते हैं ना, भूखे पेट ज्यादा भजन नहीं होता, तो हम ज्यादा भजन भी हम नहीं कर पाएंगे और आप लोग भी ज्यादा सुन नहीं पाएंगे। फिर मंच बनेगा और पूरे बिहार क्या पूरे देश में आने वाले समय में लड़ेंगे। हमें गुलाम नहीं बनना है। आज हमारे लोगों को, हमको बेवकूफ बनाने के लिए राष्ट्रपति तक के पद दे दिया जा रहा है और वो क्या कर रहे हैं, वो आरएसएस के हिसाब से चला जा रहा है। आपको गुलाम बनाया जा रहा है और आपको भी कुछ पल के लिए अच्छा लगता होगा, अरे बाप रे बाप, हमारा जात वाला राष्ट्रपति बन गया। लेकिन कभी कल्पना कीजिए कि आपके लिए काम कितना हो रहा है। इससे पहले हमारा दलित का बेटा राष्ट्रपति महामहिम बने, लेकिन उन्हीं के रीजन में 10% आरक्षण लागू हो गए। वो चाहते तो उस समय रोक देते कि देश का जनगणना करिए, जाति जनगणना, और जिस जाति का जितना संख्या है उनके लिए आप काम कीजिए। तो इसलिए साथियों आने वाले समय में आप लोग SC ST OBC हम लोग एक मंच पे बनाएंगे। खास करके अभी हमारे एक जायसवाल मैडम यहाँ पे उपस्थित है, अभी हैं कि चली गई है, तो उन्होंने बात रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जायसवाल मैडम अच्छा बात बाबा साहब के बारे में रख रहे हैं। और आजकल बनिया वर्ग के लोग आज सब जय श्री राम करने लगे हैं। अरे भैया, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए और अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आज आपके लोग सरकार सिस्टम में नहीं होंगे तो आपके लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए आप नौकरी में भी आइए और सरकार का हिस्सा बनिए। आप विधायक बनिए, आप मुख्यमंत्री बनिए, आप पंचायत प्रतिनिधि बनिए, और जब आप बनेंगे तो निश्चित तौर पे आपके दिल में लगेगा कि हमें अपने लोगों के लिए काम करना। आज मैं कितने भी ऊंचाई पे चले जाऊं, लेकिन जहां पे भी जाऊंगा, अगर खुद के दम पे जाऊंगा तो मैं अपने लोगों के लिए बारे में सोचूंगा, और दूसरे के दम पे अगर मैं जाऊंगा तो आपके बारे में नहीं सोचूंगा, उनके ऊपर सोचूंगा। आज भी भारत में 1200 विधायक SC ST से आते हैं, लेकिन वो आपके बारे में नहीं सोचेंगे, कभी भी आपके बारे में नहीं सोचेंगे, बाबा साहब के नहीं सोचेंगे, वो अपने पार्टी के बारे में सोचेंगे। अभी देश में लोग कह रहे हैं कि 2 पार्टी बनाइए, विदेश में 2 पार्टी है, तो हम कह रहे हैं कि 2 नहीं 3 पार्टी बनाइए, बना दीजिए, सारे देश के पार्टी को खत्म कर दीजिए। 3 पार्टी बनाइए और तीसरा पार्टी जो होगा एक लेफ्ट और राइट होगा, और तीसरा पार्टी जो होगा वो हमारे SC और ST का भाई के सहयोग से देश में पार्टी बने, और उसका पार्टी का अध्यक्ष से लेकर मेंबर से लेकर हर पदाधिकारी सिर्फ SC ST का हो और उनका अधिकार हो। इस देश में जितने भी सुरक्षित सीट है वहां पे सिर्फ वही पार्टी लड़ सकता है, दूसरा कोई पार्टी नहीं लड़ सकता। तब ये जाके देश में आपका क्रांति आएगा, फिर वही होगा। ये दोनों जीत जाएंगे, अपने बहुमत को साबित कर देंगे और अपने हिसाब से चलेंगे। अगर वही जगह पे 15-20% अगर आपके विधायक सांसद जीतकर आपके एक खेमा में रहेंगे, तो जब आपसे समर्थन लेने की बात करेंगे तो आपका एजेंडा को ऊपर लागू कराएंगे, तब जाके काम होगा। बाबा साहब को आपने देखा होगा, संविधान बनाने के समय में कितने लोगों ने उनको परेशान करते थे। हमारे जो आज के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे, वो भी कहते थे कि नहीं, आप इन लोगों के कहने से चलिए, और नहीं सुनते थे तो अंबेडकर जी के सामने में महात्मा गांधी जी भी अनशन पे बैठ जाते थे कि आप इनकी बात सुनिए। लेकिन हमारे अंबेडकर जी ने अगर 10 बात उनका सुने तो 5 बात अपना भी मना के और आपके लिए बेहतर संविधान बना के दिया साथियों। तो आने वाले समय में हम लोगों को भी ये करना है। कभी मजबूरी हो सकता है किसी दुश्मन से हाथ मिलाने का, लेकिन याद रखिए ये सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जो है, किसी से भले हाथ मिला ले, गले मिला ले, लेकिन दिल जो है हमेशा आपके साथ रहेगा और दिमाग आपके साथ रहेगा। क्योंकि दुश्मन के साथ हम हाथ जरूर मिला सकते हैं, गले मिला सकते हैं, लेकिन दिल कभी नहीं मिलाएंगे साथियों, दिल कभी नहीं मिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम हमारे युवा साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच को संचालन कर रहे थे हमारे
नरेश पंडित जी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही अच्छा मंच को संचालन किया है। लेकिन आपको टाइमिंग पे ध्यान रखना है भविष्य में, क्योंकि हमारे बहुत सारे वक्ता थे, वो बहुत अच्छा बात रखना था लेकिन वो रख नहीं पाए, तो इसलिए आगे से हम लोगों को ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को।